नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके साइंस जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, आज साइंस नहीं है, आज सिर्फ जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन वो है जो आर्मी एग्जाम के अंदर या तो आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम में इनके आने की संभावना 100% है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू छप कर आए हुए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, जो आपका सपना मुझे पता है कि वर्दी पाने का है, 100% अगर आपके सपने को पूरा करना चाहते हो तो अपने सपने के प्रति आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। कलाम साहब की एक बहुत शानदार बात मुझे याद आ रही है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हमें दिन में जाग कर या रात को सोकर देखते हैं। ठीक है, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं, हमारी नींदें उड़ा देते हैं। जब तक अपना सपना पूरा नहीं हो तब तक उसके पीछे पड़े रहना है। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने सपने के लिए 100% अपनी मेहनत देनी पड़ेगी, तभी आप जाकर कामयाब हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ये जिसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये दोनों लैंग्वेज के अंदर है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसी में इसका आंसर दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर पहला है, ऐसे टोटल 15 चैप्टर। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर आएंगे? 15 चैप्टर, जिसमें हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, यानी टोटल 750 क्वेश्चन। ठीक है, नहीं 15 नहीं, टोटल ऐसे 30 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें आपको टोटल 1500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई जर्नी के लिए। और इनमें से आपके जो जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन आउट आएगा तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी 12 से 13 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर उसमें से 100% आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना कि होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी किस देश की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना या फिर अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान रखना, होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो कारें बनाती है, और ये किस देश की है? तो ये है जापान की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी का नाम याद रखना, Hyundai। ठीक है, और अमेरिका की भी एक कंपनी है जो कारों के लिए फेमस है, वह है टेस्ला। ठीक है, अभी वर्तमान में खूब चल रही है जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, तो ये कहाँ की है? अमेरिका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ओलंपिक 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, ओलंपिक 2024 हो गए हैं, पिछले साल हुए थे। तो सवाल है अपना कि किस स्थान पर इसका आयोजन हुआ है? 4 ऑप्शन है, पेरिस में, लंदन में, टोक्यो में या फिर ओटावा में। तो ध्यान रखना, ओलंपिक से संबंधित आपको 2000 से लेकर 2032 तक के अगर याद कर सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे 2000 में हुए थे, फिर 2004 में हुए थे, 2008 में हुए थे, 2012 में हुए थे, 2016 में हुए थे, 2020 के अंदर ओलंपिक हुए थे, जो 2021 बोल सकते हैं इसको क्योंकि 20 में कोविड था, तो 20 की वजह से वो 21 में हुए थे। 2024 के, 2028 के और 2032 के। ठीक है, 32, और अगर 2036 भी अगर हम ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान रखना, 2024 के जो ओलंपिक है वो हुए थे पेरिस के अंदर। ठीक है, और पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस की राजधानी है। तो 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में। 2020 के हुए थे टोक्यो के अंदर। ठीक है, कहाँ हुए थे? टोक्यो। और ध्यान रखना, टोक्यो जापान की राजधानी है। 2016 के हुए थे रियो डी जेनेरियो के अंदर। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। 2012 के, ये भी पेपर में आया था, 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये ध्यान रखना, ये लंदन में हुआ था। 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? लंदन में। और 2008 के जो ओलंपिक है वो बीजिंग के अंदर हुए थे। ठीक है, जो चीन की राजधानी है बीजिंग। और 2004 के जो ओलंपिक है वो एथेंस के अंदर हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस। और 2000 के जो ओलंपिक है वो ध्यान रखना, वो सिडनी के अंदर हुए थे। सिडनी ओलंपिक 2000 हुए थे। और अगर हम आगे की बात करें तो 2028 के जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस के अंदर होंगे। ठीक है, लॉस एंजलिस LA, और ये USA में है। और 2032 के जो ओलंपिक है वो ध्यान रखना, वो ब्रिस्बेन में होंगे। कहाँ पर होंगे?
ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं 2036 की। ध्यान रखना ये ओलंपिक अहमदाबाद के अंदर हो सकता है, ठीक है। कहाँ हो सकता है? अभी इसकी जो वेन्यू है फिक्स नहीं हुआ है, बाकी 28 और 32 की वेन्यू फिक्स हो गई है। 28 के ओलंपिक लॉस एंजलिस के अंदर होंगे और 32 के ओलंपिक ब्रिस्बेन के अंदर होंगे। बाकी 2036 के भारत अहमदाबाद में हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस के अंदर। ये क्लियर दिख रहा था? ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आईपीएल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या फिर बैडमिंटन से। तो इनमें से आईपीएल टूर्नामेंट का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो ध्यान रखना आईपीएल एक क्रिकेट लीग है जो भारत में आयोजित होती है। तो इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईपीएल से काफी सवाल बनते हैं। और आईपीएल की अगर फुल फॉर्म पूछे तो आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। और इसका जो शुरुआत हुई थी वो ध्यान रखना 2008 से हुई थी, ठीक है। और इसका पहला विजेता कौन था? वो राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ने पहला टाइटल जीता था। और 2024 का इसका जो टाइटल है वो ध्यान रखना केकेआर ने जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 का टाइटल जीता था। और अगर सबसे सफल टीम की बात करें तो इसमें ध्यान रखना एक तो चेन्नई सुपर किंग जिसको हम सीएसके बोलते हैं, और एक एमआई मुंबई इंडियंस। ये दोनों टीमें ऐसी है जिन्होंने इसको 5-5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फुटबॉल का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है वो फीफा आयोजित करवाता है। फीफा ध्यान रखना एक संस्था है जिसे क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी आईसीसी होती है, ठीक है। और इसी तरह फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी होती है उसको फीफा बोलते हैं, ठीक है। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और ये फुटबॉल विश्व कप जो 2026 का है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फीफा का जो 2026 का विश्व कप है वो ये तीनों देश मिलकर करवाएंगे, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। इन तीनों को संयुक्त मेजबानी मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की, तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो ध्यान रखना दोहा के अंदर हुआ था, दोहा कतर के अंदर, ठीक है। और इसको जीता था अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना ने। और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो ध्यान रखना मॉस्को के अंदर हुआ था, ठीक है। रूस की राजधानी है मॉस्को, वहां पर हुआ था। और 2026 का कहां होगा? तो ये इन तीनों देशों में। अगर याद रखना चाहो तो 2030 का भी याद रख सकते हो। 2030 का जो है वो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ठीक है। इन तीनों देशों ने संयुक्त मेजबानी पर ये होगा। इनके अलावा इसके कुछ मैच हैं जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में भी खेले जाएंगे। इसके अलावा अगर 2034 का याद रख सकते हो तो ये भी याद रखना, इसकी मेजबानी वो सऊदी अरब को मिली है, ठीक है। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करवाएगा? सऊदी अरबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन है? आरबीआई जिसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, ठीक है। बैंकर ऑफ द बैंक, यानी सभी बैंकों का जो हेड है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो 26वां गवर्नर है वो कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, राजेंद्र कुमार या फिर संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो अभी हाल ही में महीने भर पहले ही आरबीआई का 26वां गवर्नर चुना गया है। और उसका कौन बना है वो? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संजय मल्होत्रा, ठीक है। इनसे पहले शक्तिकांत दास आरबीआई के
25वें गवर्नर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जियोनी स्मार्टफोन कंपनी किस देश की है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या फिर चीन। तो इनमें से जियोनी स्मार्टफोन कंपनी है वो किस देश से संबंध रखती है, किस देश से है? तो देखो यहाँ पर जियोनी स्मार्ट, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जियोनी स्मार्टफोन कंपनी किस देश की है। तो कुछ स्मार्टफोनों की कंपनी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जियोनी स्मार्टफोन कंपनी ध्यान रखना चाइना की है। ठीक है, जबकि एप्पल, ठीक है, एप्पल और मोटो या मोटोरोला, ठीक है, एप्पल और मोटोरोला ये दोनों यूएसए की कंपनी है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की कंपनियां है। और अगर हम बात करें तो नोकिया, ठीक है, नोकिया ध्यान रखना ये फिनलैंड की कंपनी थी। किसकी थी? फिनलैंड की। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोकिया किस देश की कंपनी थी? तो फिनलैंड की। और अगर हम बात करें तो ओप्पो, वीवो, ठीक है, रियलमी और एमआई, ठीक है, ये सारी कंपनियां जो है वो एक ही कंपनी है और ये चाइना की है। ये भी किसकी है? चाइना की। जबकि एलजी ध्यान रखना, एलजी ये जापान की है। किसकी है? और एक सबके पास होता है सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग का फोन, ये ध्यान रखना ये दक्षिण कोरिया की है। सैमसंग, सैमसंग किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, लुम्बिनी, बोध गया, राजगीर या फिर कुंदन ग्राम। ठीक है, इनमें से भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया बोध गया के अंदर। ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो ध्यान रखना पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ये भी पूछ सकते हैं कि इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की? तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। जबकि स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। और राजा राममोहन राय ने, ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। और ये 1828 के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ठीक है, अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं ठीक है, तो यहां पर देखो ये भारत का मैप है, ये भारत का पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो देखो ये भारत की मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि किसको बोलते हैं? जिसमें द्वीप नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर मुख्य भूमि में ध्यान रखना पूर्वी बिंदु पूछे तो एक नाम याद रखना, कीबुतु। क्या नाम रखोगे? कीबुतु। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का कीबुतु। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर गुजरात के अंदर है गुहार मोती। क्या है?
गुहार मोती। और सबसे उत्तर के अंदर ध्यान रखना, जो ऊपर के उत्तरी किनारा उसको बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या कहा जाता है इसको? इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिण में जो बिंदु है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें एक सवाल और देखना कि भारत की, यह सवाल पूछ सकते हैं कि भारत का, ये चीज हटा सकते हैं, मुख्य भूमि को हटा सकते हैं कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तब तुम्हें ध्यान रखना है कि इंडिया, देखो यहां पर इंडिया खत्म हो जाता है, लेकिन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यहां पर भी है जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से नीचे की तरफ है। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा जो है वो इंदिरा पॉइंट भी है। ठीक है, तो यहाँ मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी राइट आंसर होगा, और अगर वैसे भारत का दक्षिणतम किनारा पूछे तो इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में। तभी मैंने आपको बताया कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबुतु, जो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वहीं पर सबसे पहले सूरज निकलता है। तो भारत में सबसे पहले जो सूरज है वो किस राज्य में निकलेगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फ्रांस का पहला सम्राट कौन था? चार ऑप्शन है, लुई 14, नेपोलियन बोनापार्ट, मॉर्टेल या फिर बेनिटो मुसोलिनी। तो इनमें से फ्रांस का जो पहला सम्राट है वो कौन था? तो आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति का पूछे तो आंसर क्या दोगे? 1789 में। और ध्यान रखना इसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां के जो राजशाही थी उसको खत्म करके अपने आप को वहां का शासक और पहला सम्राट घोषित कर दिया। तो सम्राट का बात करें फ्रांस के पहले सम्राट की, तो फ्रांस का पहला सम्राट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मिजोरम में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा में या फिर ओडिशा में। तो जावड़ी पर्वत इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो देखो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु के अंदर। जावड़ी पर्वत कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। कुछ और पर्वतों का नाम याद रखना, जिससे अरावली पूछ ले। ठीक है, तो ये अरावली ध्यान रखना, ये राजस्थान में है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पूछे तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 1869, 1875, 1889 या 1895। तो इनमें से किस वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ? तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1889 में। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर, जिसको हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर एक जगह है भारत भवन। ठीक है, और इनके जन्मदिन को यानी 14 नवंबर को ध्यान रखना बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को मनाया जाता है। एक सवाल इससे यह भी बनता है कि जवाहर योजना कब शुरू हुई? ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी जवाहर योजना की बात करें तो ये इसके फिक्स 100 साल बाद यानी 1989 में जवाहर योजना की शुरुआत हुई थी। और 1869 के अंदर ध्यान रखना गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1889 के अंदर हुआ था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
दोनों का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? चार ऑप्शन है, केरल का, उड़ीसा का, तमिलनाडु का और बिहार का। तो देखो बहुत सारे लड़के हैं जो पोंगल और ओणम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दो वर्ड याद रखना, ओके पीटी। क्या नाम याद रखोगे? ओके पीटी। ओ का मतलब होता है ओणम, और के का मतलब होता है केरला, पी का मतलब होता है पोंगल, टी का मतलब होता है तमिलनाडु। तो जो पोंगल है वो किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि ओणम की बात करें तो ओणम किस राज्य का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? चार ऑप्शन दे रखे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। ठीक है, तो यहां पर बात किसकी हो रही है? गिद्दा और भांगड़ा की। ठीक है, और भांगड़ा सबसे ज्यादा कहाँ का, किन का है? तो ये पंजाबियों का फेमस है। और गिद्दा और भांगड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो है घूमर। अभी पेपर में आया था, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो किसका है? राजस्थान का। जबकि गुजरात का है गरबा और डांडिया। ठीक है, गरबा और डांडिया की बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, भारत, मिस्र या फिर चीन। ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहले कागज का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीन के अंदर। ठीक है, कागज को आविष्कार करने वाले कौन थे? चीन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है कि छाते का आविष्कार किस देश में हुआ है? ठीक है, ध्यान रखना, दुनिया में सबसे पहले कागज चाइना ने बनाया था, लेकिन दुनिया का पहला छाता चीन ने नहीं बनाया था। ठीक है, छाते का जो आविष्कार है वो सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चार ऑप्शन है इसमें भी आपके सामने, जापान, भारत, चीन और मिस्र। ठीक है, तो दुनिया का जो पहला छाता है वो जापानीज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। छाते का आविष्कार किस देश में हुआ है? जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? चार ऑप्शन है, सिद्धार्थ, राहुल, अरुण या फिर गौरव। तो इनमें से भगवान बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राजकुमार सिद्धार्थ। ये एक राजा के बेटे थे, इसलिए इनका जो बचपन का नाम है वो राजकुमार सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ इन इंडिया? चार ऑप्शन है, भारत के सशस्त्र बलों के सर्वसेनापति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या फिर जनरल होते हैं? तो भारत की जो सेना होती है, तीनों सेना जिसके अंदर थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों आते हैं, उनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये भी याद रखना, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? चार ऑप्शन है, गुलबदन बेगम, रानी कर्णावती, रजिया सुल्ताना या फिर रानी पद्मावती। तो इनमें से भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी वो थी रजिया सुल्ताना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इतना तो सबको पता है, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट और याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे रजिया सुल्ताना का जो समय काल है वो क्या था? तो ध्यान रखना, रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासिका रही थी। ठीक है, अब सवाल पूछ सकते कि रजिया सुल्ताना गद्दी पर कब बैठी? तो फिर उसका आंसर आएगा 1236। उसको गद्दी से कब हटाया गया? तो फिर 1240 में। और एक चीज और ध्यान रखना, ये इल्तुतमिश किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की।
ठीक है, रजिया सुल्ताना के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। इनमें से भारत में जो काली मिर्च होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ध्यान रखना वर्तमान समय में कौन है? केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1919 अमृतसर में, 1919 चंडीगढ़ में हुआ था या 1921 पटना में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। और कहां हुआ था? तो ये अमृतसर। कहां हुआ था? अमृतसर, पंजाब के अंदर। ठीक है, देखो एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? रोलेट एक्ट। तो इस एक्ट के विरोध करने के लिए लोग जो है वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, और एक जनरल था, जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। ठीक है, इन्होंने वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई थी। और कई सवाल बन सकते हैं, इसमें से पूछ सकते हैं कि कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। कहां हुआ? अमृतसर के अंदर। किसका विरोध? एक बार सवाल ये आया था, ठीक है, कि जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए गए थे? तो वहां पर एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। इसका विरोध करने के लिए गए थे, और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने। और एक चीज और ध्यान रखना, इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि थी, उनको अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उपाधि नाइटहुड की। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि सवाल पूछ सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप किन भारतीय ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? चार ऑप्शन है, फ्रीडम इंडिया, लिव इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर इनकलाब। ठीक है, तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो उसके बाद किस दल की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। सवाल ये भी उल्टा पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अठारह की क्रांति में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें सबसे पहला जो बलिदान है वो किसने दिया था? चार ऑप्शन है, तात्या तोपे, मंगल पांडे, नाना साहब या फिर भगत सिंह। फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताओ मुझे। तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसे फांसी की सजा दी गई? तो होगा मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये क्रांति कब शुरू हुई? तो ध्यान रखना 10 मई 1857 से शुरू हुई। तो पूछे तो क्या बताओगे? 10 मई 1857। कहां से शुरू हुई? तो ये ध्यान रखना मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, कारण पूछे इसका तो ध्यान रखना चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस, यानी कि अंग्रेजों ने जो भारतीय सिपाहियों को जो गोली दी थी उनमें सुअर की और गाय की चर्बी थी, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। और इसका सिंबल क्या था? ठीक है, सिंबल या फिर हम इसको बोल सकते हैं चिन्ह क्या था? ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति है उसका चिन्ह था
कमल और चपाती। ठीक है। और मंगल पांडे, ध्यान रखना, ये सेना के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में था। ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं कि मंगल पांडे का संबंध सेना की किस टुकड़ी से है, तो वे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। चार ऑप्शन है, बिछेंद्री पाल, सुचित्रा कृपलानी, मीरा दास या फिर फातिमा बीबी। तो इनमें से माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उस पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली जो भारतीय महिला वो थी 1984 में जिन्होंने चढ़ाई की थी, वो थी बिछेंद्री पाल। कब चढ़ी, तो ध्यान रखना 1984 में। डेट भी याद करना चाहो तो 23 मई। ठीक है, 23 मई 1884 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और भारत की पहली महिला थी। जबकि सुचित्रा कृपलानी, ध्यान रखना, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो सुचित्रा कृपलानी। और किस राज्य की बनी, तो ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। जबकि मीरा दास, अगर मीरा दास की जगह मीरा कुमार होता, ठीक है, मीरा कुमार, ध्यान रखना, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। जबकि फातिमा बीबी, ये जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है। सबसे पहले तो देखो, यहां पर पंजाब केसरी पूछा है। ठीक है, बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंजाब केसरी की जगह तुम्हें शेरे पंजाब भी, शेरे पंजाब। ठीक है, केसरी का मतलब शेर ही होता है। ठीक है, तो इनमें से शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ठीक है, देखो, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बापू। और लाला लाजपत राय को, ध्यान रखना, पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, या पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी। चार ऑप्शन है, पल्लवी कुमारी, बिछेंद्री पाल, संतोष यादव या फिर दीपिका कुमार। ठीक है, तो इनमें से माउंट एवरेस्ट पर ध्यान रखना 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला वो कौन थी, संतोष यादव। जबकि बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अभी बताया मैंने, जो तीसरा चौथा क्वेश्चन था उसमें बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर दो कि इनमें से किस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और किस वर्ष की। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो दिमाग लगाकर तो आपको यह भी पता होगा कि किसने की और किस वर्ष की। अगर ये दोनों पता है तो फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। चार ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, गुरु नानक ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इनमें से किस व्यक्ति ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन हैं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से किस व्यक्ति ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद ने। ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है, और इसी वजह से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन है, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो शांति निकेतन की जो संस्थापक थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, 1913 में, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार है वो पाने वाले प्रथम एशियाई थे, ये प्रथम एशियाई। इसके साथ साथ ये प्रथम भारतीय भी थे, ठीक है। तो नोबेल पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य में। और उनकी एक रचना थी गीतांजलि, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, स्वामी दयानंद ने, विनोबा भावे ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो पवनार आश्रम के जो संस्थापक थे वो कौन थे इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। एक और इसी से इंपॉर्टेंट याद रखना, इन्हें भूदान आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन का जन्मदाता भी विनोबा भावे को कहा जाता है। सवाल पूछ सकते हैं कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने। और एक साथ एक और याद रखना आचार्य विनोबा भावे से कि ये रेमन मैग्सेंस, ठीक है, रेमन मैग्सेंस जिसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, तो रेमन मैग्सेंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और अगर महिला की बात करें तो रेमन मैग्सेंस पुरस्कार पाने वाली पहली जो महिला थी वो किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये किरण बेदी कौन थी, ठीक है, ये मुझे फटाफट आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? चार ऑप्शन है, स्पेन, फ्रांस का, इंग्लैंड का या फिर पुर्तगाल का। तो वास्को डी गामा कौन था? तो ध्यान रखना, ये भारत के समुद्री रास्ते की खोज करता थे, ठीक है। भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की? 1498 में, ठीक है। और ये कहाँ से निकले थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ध्यान रखना ये पुर्तगाल के थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर आए? तो ध्यान रखना कहाँ पर उतरे थे, ठीक है। तो ये भारत में एक जगह है कालीकट, ठीक है, कालीकट के तट पर ये उतरे थे। भारत कितनी बार आए वास्को डी गामा? तो ध्यान रखना, एक आए थे 1498 में, एक आए थे 1503 में, ठीक है, और एक आए थे 1526 में, ठीक है। और 1526 में जब ये तीसरी बार भारत आए थे तब ध्यान रखना भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है? तो वे भारत के अंदर है, कोचीन में, ठीक है। कोचीन कहाँ है? तो केरल में है, ठीक है। तो इनकी कब्र जो है वो कोचीन के अंदर है। भारत की पहली महिला शहीद कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने, किरण शेखावत, सपना जोशी, अरुणिमा अग्रवाल या फिर रानी चटर्जी। तो इनमें से भारतीय सेना से शहीद होने वाली भारत की पहली महिला शहीद कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण शेखावत। ध्यान रखना ये वायुसेना से संबंधित है और ये राजस्थान की झुंझुनू, ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल जेट विमान खरीदे। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल जेट विमान, ठीक है, एक जेट विमान है राफेल जो चौथी पीढ़ी का और बहुत एडवांस जेट विमान है। तो भारत ने वो जेट विमान है राफेल जेट विमान किस देश से खरीदे हैं। चार ऑप्शन है, फ्रांस से, जर्मनी से, चीन से या फिर कनाडा से। तो इनमें से राफेल जेट विमान है, इसका सौदा भारत ने किसके साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। ठीक है, विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख्स। चार ऑप्शन है, लोहड़ी, ओणम, पोंगल या फिर बैसाखी। ठीक है, तो इनमें से सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो है बैसाखी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब खेतों में गेहूं पक जाते हैं तो उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है, गेहूं की कटाई के समय। जबकि ओणम, ध्यान रखना, ये केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का है। लोहड़ी भी ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से पंजाब में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। चार ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इनमें से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, लाला लाजपत राय को भी मैंने बताया पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री को ध्यान रखना शांति पुरुष किस नाम से जाना जाता है, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। बिस्मार्क कौन था। तो ध्यान रखना, बिस्मार्क वह व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर लौह पुरुष की जगह आयरन लेडी, ठीक है, आयरन लेडी, ठीक है, आयरन मैन कौन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आयरन लेडी की बात करें तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद को या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो इनमें से नेताजी किसे कहा जाता है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ध्यान रखना चाचा कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को भी मैंने बताया महात्मा या फिर बापू। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को ये भी मैंने बता दिया है अजात शत्रु, क्या कहा जाता है, अजात शत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। पहला तो ये पूछ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है। तो दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से लाल बहादुर शास्त्री वे, महात्मा गांधी वे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो समाधि है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। और जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी समाधि का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास राजघाट दे रखा है। ठीक है, राजघाट ध्यान रखना महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। ठीक है, जबकि विजय घाट ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और शक्ति स्थल ध्यान रखना ये इंदिरा गांधी की समाधि का नाम है। इसका नाम है इंदिरा गांधी की जो समाधि उसका नाम क्या है, शक्ति स्थल। और शांति वन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिसको हम शांतिवन भी कहते हैं, यह शक्ति शांति स्थल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का
नाम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये देखो सवाल आ गया, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की जो समाधि का नाम है वो क्या हो जाएगा? राजघाट। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। सवाल उल्टा भी पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी की समाधि राजघाट किस स्थान पर स्थित है? तो वो कहाँ है? दिल्ली के अंदर। और उस पर लिखा हुआ क्या है? तो ध्यान रखना उस पर एक वर्ड लिखा हुआ है, हे राम। सवाल पूछ सकते हैं कि हे राम किस महापुरुष की समाधि पर लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी की समाधि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर? यानी एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या फिर कपिल सिब्बल। तो इनमें से एग्जाम वॉरियर के पुस्तक के उसके लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है, तुलसीदास, कालिदास, चाणक्य या फिर चरक। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो प्राचीन पुस्तक है, सवाल पूछ भी सकते हैं किससे संबंधित है? ध्यान रखना ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। और इसके लेखक कौन है? तो रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, चाणक्य, जिसका अन्य नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसके? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। तुलसीदास की पुस्तक का नाम याद रखना, रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। कालिदास जी की बहुत सारी कविताएं किताबें हैं, जिसमें मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। ठीक है, ये सारी किसकी रचना है? कालिदास। और ये ध्यान रखना ये सारी संस्कृत के अंदर है। ठीक है, कालिदास जी थे वो संस्कृत के लेखक या कवि थे। और चरक की ध्यान रखना, चरक संहिता क्या है? चरक संहिता, क्योंकि चरक जो है वो प्राचीन चिकित्सक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का पहला मानव रहित विमान यूएवी कौन सा था? मानव रहित का मतलब अनमैन्ड, यूएवी की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ऐसा ड्रोन या यान जिसके अंदर इंसान नहीं होता, बिना इंसान के वो चलता है। तो भारत का जो पहला मानव रहित विमान है वो कौन सा है? चार ऑप्शन है, तेजस, निशांत, अस्त्र या फिर चक्र। तो इनमें से भारत का जो पहला मानव रहित विमान है वो था निशांत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और तेजस ध्यान रखना ये भारत का स्वनिर्मित पहला फाइटर जेट है, स्वदेशी तकनीक से बना हुआ। ठीक है, जबकि चक्र ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। अस्त्र भारत की एक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? चार ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह या फिर सरदार पटेल। ठीक है, यहाँ दोबारा ज्ञानी जैल सिंह आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनमें से भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति, ध्यान रखना भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन हमसे पूछा है कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। कौन थे? कानून मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ध्यान रखना भारत के पहले गृह मंत्री। क्या थे? गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री।
उप्पू। सवाल पूछ सकते हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। चार ऑप्शन हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इनमें से भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन बने थे। तो देखो सबसे पहले तो ध्यान रखो, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, तो फिर आंसर देना है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के खाली पद पर उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन सवाल तुमसे पूछ ले कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली हो तो फिर भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, उस समय जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हमेशा भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो उस समय दोनों का पद खाली हो तो मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब सवाल ये है, क्या कभी ऐसी सिचुएशन बनी है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का पद खाली है तब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला हो। तो ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन एक बार बनी थी। ठीक है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी तब भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों का खाली हो गया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये भारत के उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, तो भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था तो वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जबकि अबुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे, शिक्षा मंत्री। और एपीजे अब्दुल कलाम ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। क्या थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे राष्ट्रपति थे फिर वीवी गिरी, उन्होंने वो चुनाव जीता और भारत के वो चौथे राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी। चार ऑप्शन है, देविका रानी, मधुबाला, नरगिस दत्त या फिर हेमा मालिनी। ठीक है, तो इनमें से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारत की जो पहली महिला अभिनेत्री थी वो कौन थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरगिस दत्त। ध्यान रखना, नरगिस दत्त जो वर्तमान समय में एक अभिनेता जानते होंगे संजय दत्त, ठीक है, इनकी मां थी ये। और इससे सवाल एक और बन सकता है कि राज्यसभा के लिए नामित होने वाली, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य भेजता ना, तो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी, तो फिर उसका आंसर भी क्या आएगा, नरगिस दत्त। देविका रानी ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला अभिनेत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 8 जून, 8 मई, 8 मार्च या फिर 8 जुलाई को। ठीक है, तो इनमें से विश्व रेड क्रॉस दिवस, ध्यान रखना रेड क्रॉस जो है वो एक संस्था है। क्या है, एक संस्था है जिसके संस्थापक थे हेनरी डुनॉट। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो 8 मई 1863 में हुई थी। कब हुई थी, 8 मई 1863 में। तो वो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है, 8 मई को। और किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना रेड क्रॉस का जो संबंध है वो मेडिकल हेल्प से, डॉक्टरी सहायता से। ठीक है, इसका सिंबल आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लस का चिन्ह देखा होगा, ये रेड क्रॉस का
सिंबल होता है, जो हॉस्पिटल में आपने बेसिकली देखा होगा। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, रूस, जापान, चीन या फिर भारत। तो इनमें से किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो ध्यान रखना, सूर्योदय का देश उस देश को कहा जाता है जहां पर सबसे पहले सूरज उगता है। और अगर हम मैप में देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर आता है जापान। ठीक है, कौन आता है? जापान। तो जापान के अंदर सूरज सबसे पहले उगता है, तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान का। अब सूर्योदय के साथ साथ हमें सूर्य अस्त का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि सूर्य अस्त का देश किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को सूर्य अस्त का देश कहा जाता है। एक नाम और याद रखना, नॉर्वे। ठीक है, इसको मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, मध्य रात्रि का सूरज किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, क्योंकि एक डेट आती है 21 जून। ठीक है, इस दिन क्या होता है, नॉर्वे में रात को 12 बजे यानी आधी रात को कुछ समय के लिए सूरज निकलता है या सूरज चमकता है, तो इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। एक चीज और ध्यान रखना, रूस ऐसा देश है, ठीक है, ये इतना बड़ा है कि इसके एक तरफ सूर्य उदय होता है तो दूसरे तरफ अस्त होता है। ये इतना बड़ा देश है। ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सा देश है जिसके एक कोने में सूरज उगता है और दूसरे में अस्त होता है? तो वो कौन है? रूस। ये देखो अपने पास वापस आ गया सवाल, सूर्य अस्त का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्य अस्त का देश अभी बताया मैंने, किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड की जगह ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है तो यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये तीनों एक ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 10 जून को, 5 अप्रैल को, 8 मार्च को, और 4th क्या था, ये कटा हुआ छोड़ दो, 3 में ही बता दो। ठीक है, तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर, ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर मुझे दो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं तुम्हें, चौथा ऑप्शन 4 मई। ठीक है, 4 मई। अब बता दो इसमें से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते जाना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, कल से कोशिश करूंगा कि कल से एक दिन तुम्हारे इस तरीके के जीके का पेपर और एक दिन टेस्ट पेपर, और फिर वापस एक दिन मैथ या साइंस, इन दोनों में से कुछ लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए आप मुझे वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।